नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। क्या कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। और हौसलों से भरी हुई ये कोशिश है, हौसलों से भरी हुई ये कोशिश है तो एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 10 के जो गणित का पेपर होने वाला है 26 तारीख को। उससे पहले अपन एक शॉर्ट में अपन उसका रिवीजन करेंगे दोस्तों, उसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम प्रश्नावली 1 से लेकर 5, प्रश्नावली 5 तक क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उनका अपन जल्दी से जल्दी रिवीजन कैसे कर सकते हैं और कम समय में अपन उस रिवीजन को करके ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं, आइए आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि अपन ने प्रश्नावली नंबर 1 देखी, अपन ने पढ़ी प्रश्नावली नंबर 1। अब प्रश्नावली नंबर 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्या क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है आपको, मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों। प्रश्नावली नंबर 1, प्रश्नावली नंबर 1 में आपको सीखना है HCF यानी होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक सीखना है आपको LCM क्या होता है दोस्तों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ये दोनों चीज़ें सीखनी है दोस्तों प्रश्नावली नंबर 1.1 में, यही चीज़ें हैं। जैसे दोस्तों मेरे को दे दिया 36, अब 36 का मेरे को 36 और दे दिया मेरे को 144। अब ये बोल रहा है इन दोनों का LCM क्या होगा और इन दोनों का HCF क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, इनके गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, इनके गुणनखंड। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, नंबर आपको वहाँ कोई भी आ सकता है। आपको सिर्फ मेथड सीखना है, आपको सिर्फ तरीका सीखना है और उसके बाद जो प्रश्न आएगा उस पर आपको अप्लाई करना है। तो आइए दोस्तों 36 का LCM 36 का HCF लेते हैं। जैसे 36 36 का सबसे पहले जो जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका भाग देना होता है। तो अभाज्य संख्या 36 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग दिया तो 18 आया। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा तो फिर कितना आएगा, 9 आएगा। फिर अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो हमें इसमें देना पड़ेगा 3 का भाग। अब 3 का भाग देंगे तो इसमें 3 बार जाएगा और 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो देखो दोस्तों 36 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार हम 144 के भी कर लेते हैं दोस्तों, 144 के भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन 144। अब इसमें सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 है तो 2 का भाग देंगे तो 72 आएगा दोस्तों। और फिर 2 का भाग देंगे तो इसमें 36 आ जाएगा। और फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और फिर 2 का भाग देंगे तो 9 आएगा। और फिर 2 का भाग जाएगा नहीं दोस्तों, 3 का देंगे तो 3 बार जाएगा। और फिर 3 का देंगे तो 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैं यहाँ लिख लेता हूँ इनके गुणनखंडों को। 36 के गुणनखंड तो हो गए मेरे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और 144 के गुणनखंड क्या हुए दोस्तों, 144 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और 3। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, एक ही बात है। अब देखो दोस्तों HCF तो वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाता है, वो उसको तो अपन लिखते हैं HCF में। और LCM वो छोटे से छोटा नंबर है जिसमें दोनों का भाग जिस संख्या में जाता हो। अब देखो अब क्या करना होता है, अब देखो इसमें सबसे पहले जो कॉमन कॉमन दिख रहे हैं उनको लिखते हैं HCF में लिखते हैं जो कॉमन चीज होती है उसको। HCF में देखो जैसे ये 2 इसमें भी है और ये 2 इसमें भी है तो 1 2 लिख लिया और गुणा किया। और फिर देखा फिर ये 2 इसमें भी है, फिर ये 2 इसमें भी है तो ये 2 भी लेना है। अब देखो 2 2 गुणा 2 है इसमें और इसमें भी 2 गुणा 2 है। अब आगे भी 2 है परंतु दोस्तों इसमें 2 नहीं है तो अब 2 को नहीं लेना है, अब लेना है 3 को। 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है तो ये ले लिया मैंने 3 को। फिर गुणा किया, ये 3 इसमें भी है, यहाँ पर ये 3 क्या है मेरा इसमें भी है और 3 इसमें भी है तो इस यहाँ ले लिया मैंने 3 को। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 2 गुणा 2 मेरा 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी 36 मेरा HCF आ गया दोस्तों। HCF क्या आया मेरा 36। अब देखो दोस्तों इसी प्रकार मैं LCM लूंगा, LCM में क्या होगा दोस्तों, अब LCM में जो HCM में लिया है वो तो लेना ही लेना है, HCM में जो लिया है वो तो लेना ही लेना है। यानी मैं 2 गुणा
2 गुणा 3 HCF में आ चुका है ये, इसलिए इसको LCM में भी लेना है। पर देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या रह गया, एक्स्ट्रा ये 2 रह गया तो इसको लिखा तो ये 2 आ गया, फिर एक्स्ट्रा क्या रह गया, ये 2 आ गया तो इसको भी लिख दिया मैंने 2। तो इसको देखो दोस्तों गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 को 3 से किया तो 12, और 12 को 3 से किया तो 36, 36 को 2 से गुणा किया तो 72, और 72 को 2 से गुणा किया तो 144। तो देखो दोस्तों इसका LCM कितना आ गया दोस्तों, 144। तो ये इस प्रकार अपन ने HCF और LCM ज्ञात कर लिया दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे एग्जाम में आपके जो मेन पेपर होगा उसमें इसी प्रकार के होंगे। बस संख्या यहाँ 36 और 72 की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, आपको सिर्फ तरीका सीखना है। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं बचा हुआ है कि हम एक एक प्रश्न को हल कर सके। तो इसलिए अब देखो LCM और HCF तो निकाल ही लिया हमने, अब इनको एक चीज और ध्यान रखना है कि LCM गुणा HCF, इसको मैं मिटा लेता हूं दोस्तों, इधर वाले पार्ट को मैं मिटाता हूं और इसको एक चीज बताता हूं मैं आपको। ये लो देखो दोस्तों, LCM गुणा HCF किसके बराबर होगा, LCM गुणा HCF करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा दोस्तों। अब क्या करेगा एग्जामिनर, डायरेक्ट मेरे को LCM और HCF दोनों दे देगा, इन दोनों में से कोई एक संख्या दे देगा और दूसरी संख्या पूछ लेगा। तो जो भी संख्या देगा उसको तो यही रखना है। जैसे दूसरी संख्या दे दी मेरे को तो पहली संख्या निकालनी है, तो जो LCM दिया है उसको HCF जो दिया है उससे गुणा करना है और किसका भाग दे देना है दोस्तों, जो दूसरी संख्या दी हुई है उसका भाग दे देंगे तो पहली संख्या आ जाएगी। और अगर पहली संख्या दी है दूसरी संख्या निकालनी है तो इसकी जगह एक की जगह 2 को रखना है और भाग देना है 1 का। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाएंगे। तो दोस्तों जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें सारे प्रश्न इसी प्रकार के हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार सारे प्रश्न होंगे, बस आपको मेथड सीखना है। और क्या प्रश्न बनेंगे उसमें, देखो दोस्तों और देखते हैं अपन। हाँ दोस्तों देखते हैं अपन दूसरा प्रश्न क्या बन रहा है इसमें। दूसरा प्रश्न बनता है कि कोई भी संख्या देगा, अपरिमेय संख्या देगा रूट के अंदर और उससे बोलेगा कि इसे सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि मेरे को दे दिया इसने, रूट में दे दी मेरे को, रूट में एक नंबर दे रहा है, कोई भी दे सकता है दोस्तों, 3, 5, 7, कोई सा भी जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो। जैसे मेरे को दे दिया √3, अब ये बोल रहा है इसको सिद्ध करो कि क्या ये एक अपरिमेय प्रश्न लिखा हुआ आएगा दोस्तों। इसकी चिंता नहीं करनी है आपको, कोई भी नंबर दे देगा, 3 की जगह 5 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 11 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, पर अपन को घबराना नहीं है। देखो जैसे मैंने माना अब मेरे को ये अपरिमेय सिद्ध करना है तो मैं कोई भी गलत चीज मानूंगा तो वो गलत सिद्ध हो जाएगी, तो मतलब वो चीज सही नहीं है। मैं अगर इसको परिमेय मानूं, मैं इसको क्या मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ परिमेय संख्या। अगर मैं इसको परिमेय संख्या मानता हूँ तो ये मेरा गलत सिद्ध हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय स्वरूप अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। तो देखो दोस्तों मैंने इसको माना √3 बराबर क्या है, मैं अगर इसको परिमेय संख्या मान रहा हूँ तो √3 बराबर P/Q होगा, और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए मेरा दोस्तों, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q का HCF लूँ मैं, अगर HCF लूँ तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब ये मेरी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो अब देखो दोस्तों मैंने इसको वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करने पर तो इसको वज्र गुणा किया दोस्तों तो ये हो जाएगा √3Q बराबर P। अगर इसका ये आ गया मेरा √3Q बराबर P। अब अगर मैं दोस्तों इसका स्क्वायर करता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा दोस्तों। अगर इसका ये √3Q का स्क्वायर बराबर P, इसका स्क्वायर P², तो ये 3Q² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P² हो जाएगा। अब देखो इस 3 का भाग इस P² में जाएगा तो Q² आ जाएगा दोस्तों। ये क्या कह रहा है कि इस P² में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो यहाँ लिखना है अपन को, एक लाइन लिखना है दोस्तों, इसको मैं मिटाता हूँ।
यहाँ पर क्या लिखना है मेरे को कि ये देखो, मतलब इस 3 का भाग इसमें पी में पी स्क्वायर में जा रहा है पूरा पूरा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर में 3 का भाग जाता है तो पी में भी जाएगा, पी में भी जाएगा। भाई अगर किसी संख्या के वर्ग में अगर किसी संख्या का भाग जा रहा है तो उसका अगर रूट ले लेंगे तो उसमें भी उस संख्या का भाग जाएगा। उदाहरण के लिए 5 का वर्ग होता है 25, अगर 25 में 5 का भाग जा रहा है तो 25 का रूट लेंगे तो 5 होगा, तो मतलब 5 में 5 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार ये अपन ने देखा कि इसमें पी में किसका भाग जा रहा है, 3 का, तो पी स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो पी में भी 3 का भाग जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों मैं इस चीज के लिए बता दूं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कुछ भी करो, कैसे भी इसको याद रखना है अपन को एग्जाम तक, बस अपन को याद रख के वहाँ हल करके आना है। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है कि ये कैसे अपरिमेय संख्या आई, तो इसलिए अपन को बस ये याद रखना है। तो मैंने रखा p बराबर रख दिया मैंने, p बराबर 3m माना, p बराबर क्या रखा मैंने 3m। तो ये था मेरा 3q² बराबर, यहाँ रख दिया मैंने 3m और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा q², 3q² बराबर 9m²। अब देखो दोस्तों अगर मैं इसका भाग इसमें दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो दोस्तों मतलब ये 3 का भाग 9 में दिया तो ये हो जाएगा, तो ये q² बराबर क्या हो जाएगा 3m²। अगर मेरा q में 3 का q², यहाँ वो सेम लाइन लिखनी है, यहाँ p² के लिखी थी, यहाँ है ना q² के लिए लिखना है कि q² 3 से भाग होता है तो q भी 3 से भाग होगा। अब देखो p भी 3 से भाग हो रहा है और q भी 3 से भाग हो रहा है, मतलब p 3 का भाग p में भी जा रहा है q में भी जा रहा है। HCF दोनों में एक नहीं है 3 हो गया, तो इसलिए ये दोनों क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए √3 क्या हो जाएगा मेरा एक अपरिमेय संख्या। यहाँ लिखना है दोस्तों चूंकि q² 3 से विभाजित है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जो पहले लिखा है कि भाग जाता है वैसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो विभाजित है तो q² 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, ये 3 से विभाजित होगा दोस्तों। तो अब देखो अगर दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ लिख दो। अब साफ साफ शब्दों में एक लाइन लिखनी है। अब दोस्तों मेरे पास यहाँ ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए बार बार मिटाना पड़ता है, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा दोस्तों। यहाँ लिखना है अब चूंकि p q दोनों 3 से विभाजित है अतः HCF एक नहीं है, इसलिए p/q अर्थात बराबर √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको आप इसी प्रकार आप चाहे इसको कैसे भी याद रख लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, आपको बस एग्जाम में लिख के आना है। उसके बाद आपको कोई नहीं पूछ रहा दोस्तों कि कहाँ से कैसे आया, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इन प्रश्नों को एक एक बार हल करो और थोड़ा याद कर लो कि जिससे कि एग्जाम में आप लिख के आ जाओ और आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब देखते हैं, अपन नया पेज ले लेते हैं, एक बार नया पेज ले लेते हैं अपन। और जो दूसरी प्रश्नावली है दोस्तों, दूसरी प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं अपन। दूसरी प्रश्नावली के जो प्रश्न थे, अब वो क्या है, जो समीकरण दे रखी है अपन को दोस्तों, दूसरी प्रश्नावली में अपन को कोई भी समीकरण, दो समीकरण दे देगा, जैसे a1x + b1y + c1 = 0, ये पहली समीकरण आ गई दोस्तों। और दूसरी समीकरण दे दिया मेरे को a2x + b2y + c2 = 0। अब देखो दोस्तों ये दो समीकरण दे दी मेरे को, या तो मेरे को
क्या करेगा, या तो शून्य निकालने के लिए ग्राफ देगा। देखो दोस्तों, इसमें ना एक जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें तो सीधा सीधा प्रश्न है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, ये वाला एक्स अक्ष है मेरा और ये वाला वाई अक्ष है। तो इस वाली लाइन को जहां जहां ग्राफ टच करे उतने ही उसमें शून्य होंगे। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, ये लो, तो ये कितनी बार, एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है और एक यहाँ, तो इसमें 3 शून्य हो रहे हैं। अगर मैंने एक और ग्राफ बनाया, ये लो, इसमें एक भी जगह एक्स अक्ष को, इस वाले अक्ष को एक भी जगह टच नहीं कर रहा, तो इसमें 0 शून्य होंगे। अगर मैंने ये वाला ग्राफ खींचा तो इसमें एक्स अक्ष को एक जगह टच करा है तो इसमें 1 शून्य होगा। इस प्रकार के प्रश्न है दोस्तों, ये फ्री के नंबर है। इन प्रश्नों को गलत नहीं करना अपन को। ये देखो 1, 2 और 3 जगह टच करा है तो इसके कितने शून्य होंगे दोस्तों, 3 शून्य होंगे। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 2.1 होगी, उसमें तो सीधा सीधा ग्राफ देगा और उसको उसके शून्य पूछेगा तो उसको अपन को हल करना है। और देगा, और 2 समीकरण भी देगा दोस्तों अपन को। अगर 2.1 करने के बाद हम दूसरे मतलब 2.2 में आएंगे तो उसमें बोलेगा कौन सा क्षेत्र संगत है और कौन सा क्षेत्र असंगत है। उसमें क्या करना है अपन को, देखो उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, मैंने बुक के प्रश्न नहीं लिए हैं, आप बुक सेम टू सेम ही, बस मान ही तो चेंज करना है बुक के प्रश्नों में, और कुछ भी नहीं करना, तरीका तो सेम ही रखना है अपन को। देखो अगर मेरा A1 बट्टे A2, सपोज मैंने कोई भी समीकरण लिख ली, 2x प्लस का 3y प्लस का 10 बराबर 0, और यह आ गया मेरा 4x प्लस का 6y प्लस का 20 बराबर 0। ये 2 समीकरण है दोस्तों। अब देखो इसमें क्या करना है मेरे को, A1 का मान तो यहाँ, अब देखो इसमें A1 बराबर A2, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। अगर ये वाली कंडीशन आती है, मतलब A1 का मान, इससे देखता हूं मैं, A1 का मान यहाँ 2 है, A2 का मान यहाँ 4 है, B1 का मान 3 है और B2 का मान 6 है, C1 का मान 10 है और C2 का मान 20 है। तो 2/4 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 3/6 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ और 10/20 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये वाली कंडीशन बनती है, और जब ये वाली कंडीशन बनती है तो मैं बोलूँगा संगत क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, संगत। कौन सा क्षेत्र है, एक संगत क्षेत्र है। अगर मान लो यहाँ पर इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में तो है ना, ये तीनों ही बराबर आ गए, इस वाली कंडीशन में तो तीनों ही बराबर आ गए। अगर पहला और दूसरा बराबर नहीं आए, अगर ये वाली यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मेरा 4 है, मान लिया मैंने, यहाँ 3 की जगह मेरा क्या था, 4 था, तो ये वाली कंडीशन बराबर नहीं आएगी। मतलब ये होगा A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2। अगर ये A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं आ रहा, तो आगे वाली कंडीशन को देखना ही नहीं है, तो यहाँ अपन कह देंगे ये भी क्या होगा मेरा, संगत। ये कौन सा क्षेत्र होगा, संगत। और एक कंडीशन बनती है दोस्तों मेरी, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है मेरा क्या, C1 बट्टे C2। तो ये वाली कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, मेरा असंगत। इसमें यही बताना है दोस्तों कौन सा क्षेत्र तो संगत है और कौन सा असंगत है। इसको अपन ग्राफ पे भी निरूपित कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, प्रश्नावली नंबर 3 है, सॉरी ये मेरा प्रश्नावली 3 का बताया मैंने, शून्य द्विघात, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है मेरी, ये प्रश्नावली 3 में आएगी। 2 में द्विघात समीकरण देगा, सीधा सीधा मेरा 2 में क्या देगा दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। ये वाली चीज दोस्तों मेरी, ये वाली जो चीज बताई है मैंने, ये प्रश्नावली 3 की बताई है। अब अपन एक बार 2 की दोबारा देख लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं नया पेज। दोस्तों आपको तो अल्टीमेट सारी प्रश्नावली याद रखनी है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मेरे को कोई समीकरण दे दिया, ax प्लस द्विघात समीकरण दे दिया ax² प्लस bx प्लस का c, ये कोई भी द्विघात समीकरण दे दिया दोस्तों मेरा, और इसमें बोल रहा है इसके शून्यकों का योग, इसके शून्यक, एक मैंने शून्यक निकाला अल्फा और दूसरा बीटा, शून्यका का योग सीधा लिखूंगा माइनस का b बटा a, और शून्यका का गुणन लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c बटा a। तो इस सूत्रों से मेरे को क्या करना है दोस्तों, इन सूत्रों से डायरेक्ट शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन निकालना है। और शून्य कैसे निकालना है मैं आगे चर्चा करेंगे, हम विधियां बताइए मैंने, उनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं।
अब देखो मूल ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना एक ही चीज होती है दोस्तों। मूल ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना एक ही चीज होती है। जैसे मैं अगर इसके शून्य ज्ञात करूं, इसके मूल ज्ञात करूं, तो मेरा डायरेक्ट सूत्र लगाऊंगा मैं, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा 2a। अब देखो दोस्तों इसमें b क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर देखो, अब मैं इसका एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6x, 6 ले लिया बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। अगर मैं इसके शून्य निकालूं तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6 बराबर क्या हो गया मेरा 0। माफी चाहूंगा दोस्तों एक बार विलंब के लिए। तो देखो दोस्तों अब इसमें क्या करना है मेरे को, अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो x माइनस का 3 और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, यानी इसके शून्य का आगे दोस्तों x माइनस गुणनखंड तो हो गया x माइनस 3 और x माइनस 2, यानी x बराबर क्या क्या मान आ गए 2 और 3। और यहाँ से डायरेक्ट निकालूंगा दोस्तों, यहाँ b का मान कितना है मेरा, b का मान है माइनस का 5, यानी b का मान रखा मैंने माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का 5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान मैंने 5 रखा तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 4 गुणा a का मान तो 1 ही और b का मान a का मान तो 1 है गुणा c का मान 6 है बट्टे 2a और a का मान तो 1 ही है दोस्तों मेरा। ये लो मेरा 5 है प्लस 25 माइनस 6 गुणा 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा, 25 में से 1 गया 24, 25 माइनस 24 तो 1 हो जाएगा, उसका रूट लेंगे तो 1 होगा। ये लो दोस्तों प्लस और माइनस करना है 1 और बट्टे में रखना है 2। तो अब देखो दोस्तों एक बार प्लस 1 करना है, एक बार प्लस माइनस 1 करना है। 5 प्लस 1 किया तो 6 बट्टा 2 और 5 माइनस 1 किया तो 4 बटा 2, यानी इसके शून्य कितने आगे 3 और 2। इस प्रकार ये 2 शून्य का आगे दोस्तों। इस प्रकार अपन इन प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। आगे की प्रश्नावली के बारे में हम चर्चा कल के वीडियो में करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप सभी से अनुरोध है कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद दोस्तों।